नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवेंद्र सर जीएस में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इकोनॉमी के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। दोस्तों, इकोनॉमी के प्रैक्टिस सेट 1 को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IRDAI। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं कि इन IRDA की स्थापना जो है 1999 में किया गया था और इसके लिए मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे की गई थी। IRDA जो है बीमा की सर्वोच्च संगठन है। इसके साथ मैं बता दूं कि LIC की स्थापना जो है 1956 में यानी 1956 में किया गया था और GIC की स्थापना 1972 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT यानी गैट की स्थापना की गई थी। तो गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैट का जो पूरा फुल फॉर्म है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय घाटे का अर्थ होता है सरकार के कुल प्राप्ति और कुल देय के बीच अंतर, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि राजकोषीय घाटे का मुख्य कारण आय से अधिक खर्च करना होता है और सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की समेकित निधि में कुल प्राप्तियों यानी कि ऋण प्राप्तियों को छोड़कर की तुलना में कुल अदायगी यानी कि ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर की अधिकता के रूप में वर्णित किया जाता है। या मैं आपको और बता दूं कि राजस्व घाटे में राजस्व व्यय राजस्व आय से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसके लिए 3 श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनजाति ग्रामों में केंद्र प्रायोजित योजना ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना 24 नवंबर 2004 को किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बता दूं कि जनजाति ग्रामों में केंद्र प्रायोजित योजना 24 नवंबर 2004 से ग्रामीण खाद्यान्न बैंक योजना खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो भारत ने राष्ट्रीय सरकार किसान नीति को मंजूरी 2007 में प्रदान की थी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति किस दृष्टिकोण का अनुसरण करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य निर्धारण नीति आधिक्य लागत दृष्टिकोण का अनुसरण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत 1944 में एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? तो भारत में कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ का होना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को आय के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए वस्तु विनिमय शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बार्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
वस्तु विनिमय शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री के समय लगाया जाता है। तो ये प्रतिभूति लेन देन कर जो है एक ऐसे प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रतिभूतियों के खरीद और बिक्री के समय लगाया जाता है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इसमें ए और बी इधर उधर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे किस सन में लागू किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने 1986 में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1986 में। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस देश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक इनमें से किसमें निरंतर वृद्धि है? तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक इनमें से जीडीपी में निरंतर वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किसका अंग है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्त शासी अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि यूएन का संगठन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को क्या कहा जाता है? तो उत्पादन के वर्धित स्तर से प्राप्त लागत में अनुपातिक बचत को बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत सहकारी समितियां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा टैक्स उन लेन देन पे लगाया जाता है जिनमें नकारात्मक बाध्यता शामिल होती है, जैसे कि प्रदूषण? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिगोबियन टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो उन लेन देन पे लगाया जाता है जिनमें नकारात्मक बाध्यता शामिल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो बैंकिंग के संदर्भ में सीटीएस के लिए चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक यानी कि फाउंडिंग फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के रूप में हम जॉन मेनार्ड किन्स को जानते हैं। किसको जानते हैं? जॉन मेनार्ड किन्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नांकित में से कौन शीर्ष स्तर के हाउसिंग से संबंधित संस्थान भारत में है? तो इनमें से राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक भारत का सर्वोच्च हाउसिंग क्षेत्र का संस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य जो ऋण की अधिकतम राशि है वो है 50,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितने प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से अपनी पैसा निकालने आ सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 15% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने के लिए आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निवेश बैंकिंग बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी उसका आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है, पहला, चौथा या दूसरा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट से संबंधित है इसका संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बीएचईएल यानी भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत सरकार का जो सार्वजनिक इकाई है भेल, इसका पूर्ण रूप है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका पूर्ण रूप क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आईओसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनएचपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, एसएआईएल सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल का फुल फॉर्म है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पे अधिक जोर दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमर्त्य सेन एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जो अर्थशास्त्र के विषयों को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक दृष्टिकोण से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पे अधिक जोर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रुपये का मूल्यह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? तो इनमें से द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में यह कथन गलत है कि 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की, संस्तुति की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। ये क्या है? ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में थॉलीनॉमिक्स या थाली शास्त्र पेश किया गया था? तो 2019 और 20 के आर्थिक सर्वेक्षण में थॉलीनॉमिक्स पेश किया गया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि थॉलीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र भारत में एक व्यक्ति द्वारा एक थाली हेतु किए जाने वाले भुगतान का मापन का प्रयास है। थॉलीनॉमिक्स में दावा किया गया है कि थॉली पर होने वाले खर्च में कमी से एक परिवार को लगभग 10 से 11,000 रुपये सालाना बचत हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2 तरह की थालियों का, शाकाहारी तथा मांसाहारी का वर्गीकरण किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 20 के अनुसार सबसे अधिक किफायती थाली झारखंड में है। झारखंड में 2 शाकाहारी थालियों के लिए 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का लगभग 25% आवश्यक था। मांसाहारी थाली के मामले में बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में वहन क्षमता बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1949 में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था?
तो वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार की भूमिका बहुत कम होती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो होती है इसके सबसे अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान आदि जो विकसित देश हैं वो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन इसका बढ़ जाएगा। क्या होगा? साख सर्जन बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आरबीआई द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। पहला, बैंक दर नीति द्वारा। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा। तीसरा, बैंकों की नगद कोष संबंधित आवश्यकता में परिवर्तन करके। चौथा, तरलता संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके। पांचवां, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर। छठवां, चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से। सातवां, नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। किस प्रणाली के अंतर्गत? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंक दर का अर्थ क्या है? तो बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकारिक ब्याज दर, यानी कि देश की केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को या बैंकों को, आरबीआई तो बैंकों को ही कर्ज देती है, बैंकों को दीर्घावधि ऋण देता है, वो बैंक दर कहलाता है। इस दर का भारतीय वित्त प्रणाली में सक्रिय संबंधित ऋणदाता संस्थाओं के लेवी अवधि के ऋण पर सीधा असर पड़ता है। रेपो रेट के बारे में बात करें तो रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराता है, उसे भारत में रेपो रेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आरबीआई मौद्रिक नीति की घोषणा करती है और आरबीआई द्वारा बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सीआरआर और एसएलआर आदि का निर्धारण किया जाता है। और आरबीआई जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो बैंकिंग, कृषि और शिक्षा में से भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। कौन? कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है और बैंकिंग जो है वो सर्विस सेक्टर के अधीन आता है, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ जो है वो भारत के जीडीपी की गणना करता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जीडीपी के अंतर्गत एक वर्ष में किसी देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का कुल योग आता है। एनएसओ की स्थापना सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर 2019 में की गई थी और सीएसओ की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन आमतौर
आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अन्य अचल संपत्तियों को विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी, ICICI, HSBC। तो यानी कि इन तीनों बैंकों में से जो सिडबी बैंक है वो जमा स्वीकार नहीं होने की वजह से वाणिज्यिक बैंक है। सिडबी बैंक कौन सी बैंक है? वाणिज्यिक बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, यानी कि NSO है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन इधर उधर हो गया है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है वो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम राजकोषीय नीति सुधार था, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत की थी। नई आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण करना था। नई आर्थिक नीति की घोषणा के समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेविंग बैंक खाते में रखा धन निवेश का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RBI बैंकों को नकदी और संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने का आदेश देता है, यह किसके रूप में जाना जाता है? तो RBI बैंकों को नकदी और संपत्ति के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने का आदेश देता है, यह वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में जाना जाता है। यह वैधानिक तरलता के अनुपात के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्थान है। तो कृषि या ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्थान नाबार्ड है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में इंदिरा गांधी जो जब प्रधानमंत्री थी उनके समय में शिवरमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, विदेशी मुद्रा भंडार संकट और आर्थिक नीति असफलता जैसे प्रमुख समस्याओं की ओर ध्यान दिया गया था, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? तो भारत की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो है वो वित्तीय संस्था निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सेबी की स्थापना जो है वो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और 30 जनवरी 1992
1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया था। और सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में बनाया गया है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई में भी हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य कितने तक का है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार यदि दावे का मूल्य 20 लाख तक का है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में शिकायत दर्ज किया जा सकता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं उसे बैंक द्वारा किस अस्थि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो वे अस्थियां जो 12 महीने की अवधि के लिए अवमानक श्रेणी में बनी रहती हैं उसे बैंक द्वारा संदिग्ध अस्थि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र के संबंध में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ होता है। तो ईपीएफ में पी का अर्थ प्रोविडेंट होता है, क्योंकि ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। तो राजस्व आय मद ऐसा है जो भारत में चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित नहीं करता, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि चालू खाता के दो अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, पहला बैंकिंग क्षेत्र में और दूसरा वैदेशिक क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी व्यावसायिक कंपनी के बैंक खाते को चालू खाते के नाम से जाना जाता है और विश्व के प्रत्येक देश की कई तरह के लेन देन की खाते को वैदेशिक क्षेत्र के चालू खाते कहते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 24 दिसंबर 1986 को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, यूएन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और भारत में मौद्रिक एवं शाख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती और लागू की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और बाजार दर से संबंधित है, ये ऑप्शन गलत है। सरकार राजकोषीय नीति से संबंधित है, सही है। राजकोषीय नीति सामान्य आर्थिक नीति से जुड़ी हुई देश की रणनीति है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सत्य नहीं है, बाकी ये बी और जी सी है वो दोनों सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस के माध्यम से आप न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित कर सकते हो। 3 लाख रुपए, 20,000 रुपये या 1 लाख रुपया, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम आप 2 लाख रुपये की राशि प्रेषित कर सकते हो, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि आरटीजीएस सुविधा देने वाला देश का पहला जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है वो है पीएनबी बैंक और आरटीजीएस को पीएनबी द्वारा 2007 में लागू किया गया था और पीएनबी बैंक की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन की बात करते हैं। एसएलआर उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। तो एसएलआर का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है। तो एसएलआर का फुल फॉर्म होगा स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहा जाता है और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि किसी देश के जीडीपी के आकार से उसकी आंतरिक शक्ति का पता चलता है और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी को क्रय शक्ति तुल्यता या परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत
भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो भारत जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि LIC जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है और GIC की स्थापना, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी और UTI की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि सही इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अल्फ्रेड मार्शल को माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर को पेश किया गया था। यानी कि GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि गुड एंड सर्विस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था और वस्तु एवं सेवा कर के तहत वस्तुओं का जो बैंड रेट है प्रतिशत में वो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा द्वारा कब प्रदान की गई थी, जिसे बाद में एक अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1947 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से लेकर 1951 में प्रस्तुत किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का एक वार्षिक दस्तावेज है और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में इसे तैयार किया गया है और आर्थिक सर्वेक्षण का दस्तावेज गैर बाध्यकारी है। बजट सत्र के दौरान यह दस्तावेज संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है? तो जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को हम विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं, यानी कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? तो केलकर समिति 2015 अवसंरचनात्मक विकास के PPP मॉडल से संबंधित है। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि PPP का फुल फॉर्म सार्वजनिक निजी साझेदारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के साथ ये 80 क्वेश्चन का इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 का सीरीज जो है वो यहीं पे ख़त्म होगा और ये सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी टीचर के एग्जाम के लिए। चलिए तो 80 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था। यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।